हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संबंध में बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। यानी इस टॉपिक पे 2-3 वीडियो जाएगा। तो आज की इस पहले वीडियो में बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं जानोगे तो फिर अगला चीज क्या जानोगे। तो इसलिए अगले टॉपिक से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से 2 अंक के प्रश्न जो है एकदम आना तय है। तो अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपका 2 अंक पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं आपके सामने जो है लवण या साल्ट, उसका जो है वर्गीकरण किया गया है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा लवण एवं साल्ट के बारे में, बट यहाँ हमें लवण और साल्ट के बारे में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। लवण या साल्ट जिन घटक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, उन अवयवी यौगिकों के गुणों के आधार पर उस साल्ट के बनने के बाद उसमें उन यौगिकों का गुण विद्यमान है या नहीं है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो साल्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है द्विक लवण और एक होता है संकर लवण या संकुल लवण। इसको डबल साल्ट भी कहते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं द्विक लवण और संकर साल्ट में बेसिक क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, जो द्विक साल्ट होता है उनको जब हम जल में घुलाते हैं तो वो आयनों में पूरी तरह से वियोजित होने का प्रयास करते हैं या टूट जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं KCl है, MgCl2 है और H2O, ये सब मिलकर एक डबल साल्ट बना रहे हैं। अब जैसे ही इसको जल में डालेंगे तो KCl में जो K है, पोटेशियम है, वो अपने आयन में टूटेगा, क्लोरीन जो है अपने आयन में टूटेगा, मैग्नीशियम जो है अपने आयन में टूटेगा और यहाँ से फिर 2 क्लोरीन आयन निकलेगा और जल अलग हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं इसका हर एक पार्ट वियोजित हो जा रहा है। लेकिन अगर हम वही बात करें संकर लवण की, तो जल में घुलाने पर ये पूरी तरह से वियोजित ना होकर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। इनके कुछ पार्ट पूरी तरह आयोनाइज होते हैं, कुछ पार्ट आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, अगर हम इसको जल में घुलाए इस साल्ट को, तो जैसे ही घुलेगा तो देखिएगा कॉपर, NH3 ये लोग अलग नहीं होंगे, अलग अलग आयनों में नहीं वियोजित होंगे, बल्कि ये लोग एक साथ वियोजित होते हैं। ये वाला, इसी को हम लोग संकुल कहते हैं। और ये सल्फेट जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सल्फेट आयन अलग हो रहा है। यानी यहाँ जो चार्ज बन रहे हैं, यहाँ जो आयन बन रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक साथ एक आयन का रूप ले रहा है और ये अलग हो जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि कॉपर अलग हो जाता, NH3 अलग हो जाता और ये सल्फेट आयन अलग हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग संकर लवण या संकुल लवण, इसको हम लोग संकुल कहते हैं, जो एक साथ निकलता है, संकुल लवण कहते हैं। तो ये पहला अंतर था। दूसरा, द्विक लवण में आयनों के बीच में जो है, या द्विक लवण जिन अवयवी पदार्थों या यौगिकों से बना होता है उनमें आयनिक आबंध पाए जाते हैं, जबकि इनमें उपसहसंयोजन आबंध पाया जाता है। उपसहसंयोजन आबंध क्या होता है? जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है किसी दूसरे एटम को, तब वहां जो आबंध बनता है उसी को सहसंयोजन आबंध कहते हैं। और यहाँ पे आयनिक आबंध जो है ये एक अलग तरह का आबंध है। ये सब आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा। और इसके बाद जो है इनके रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो द्विक साल्ट का जो रासायनिक गुण होता है वो अवयवी यौगिकों के अनुसार तय होता है, जबकि इनका रासायनिक गुण जो होता है वो यौगिकों से भिन्न होता है। यानी कहने का मतलब द्विक साल्ट में जो गुण प्रदर्शित होता है द्विक साल्ट के द्वारा, उसमें जैसे कि अगर इस साल्ट की बात करें तो यहाँ KCl भी अपना प्रभाव रखेगा, MgCl2 भी अपना गुण बरकरार रखेगा और H2O भी अपना गुण बरकरार रखेगा। बट अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ कॉपर, अमोनिया अपना गुण बरकरार नहीं रख पाते हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक साथ अपना एक नया गुण पैदा करते हैं। यही दोनों में अंतर है। अब ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ से एक 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या द्विक साल्ट और संकर साल्ट में जो है क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 1 पॉइंट ये वाला और 1 पॉइंट ये वाला लिख दीजिएगा और बड़े आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। या नहीं तो आप चाहे तो ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा, तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। एग्जामिनर के लिए आपको अच्छे से नंबर मिलेगा, थोड़ा भी नंबर आपका
नहीं कटेगा। चलिए आगे आते हैं और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। कुछ द्विक साल्ट्स के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं डबल साल्ट के, जैसे KCl, MgCl2 और H2O। ये लोग मिलकर बनाते हैं कार्नेलाइट, इसको कार्नेलाइट कहते हैं। K2SO4, Al2SO4 और 24 H2O ये पोटास एलम या फिटकरी कहलाते हैं। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और यहाँ पर है हमारा यहाँ पे है हमारा H6H2O। ये सब के सब मिलकर जो है मोहर साल्ट का रूप धारण कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये है कार्नेलाइट, ये है फिटकरी और ये है मोहर साल्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है फ्रेंड्स, तो आप इसको कृपया करके याद कर जाइएगा। और अगला है संकर साल्ट या संकुल साल्ट। तो उसके उदाहरण कुछ इस तरह के होते हैं। उसके जो कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मूला इस टाइप का होता है, और इसका नामकरण क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लीजिए। हम लोग ये डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जो संकर यौगिक होता है उसका जो है हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें जो कि खून में पाया जाता है, उसमें जो है लोहा के आयन का संकर यौगिक पाया जाता है, और लोहा के आयन का संकर यौगिक होता है हेमोग्लोबिन। पेड़ पौधे के पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, उसमें जो है मैग्नीशियम आयन का संकर यौगिक पाया जाता है। और विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट आयन का संकर यौगिक होता है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि क्लोरोफिल जो है वो किसका संकर आयन होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ बेसिक चीजें। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एक संकर आयन का उदाहरण लिया हुआ है। अब इस संकर आयन के सूत्र में किसको क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो हमने घेरा लगाया है ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, इस पूरे के पूरे एंटिटी को जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस कोष्ठक से लेकर इस कोष्ठक तक, बड़ी कोष्ठक में इसको बंद करके दिखाते हैं। इसको हम लोग उप सहसंयोजन मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये इस कोष्ठक से बाहर जो रह जाता है उस पार्ट को, उस भाग को आयनन मंडल या आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। आगे देखें तो इस कोष्ठक के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये जो आपको धातु यहाँ पर कोई दिखाई देगा, और जनरली जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, लोहा ये सब दिखाई देगा। तो इनको जो है हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्यों इसको केंद्रीय कहते हैं? क्योंकि आगे चल के जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा, इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप देखिएगा कोबाल्ट बीच में होगा और NH3 और Cl3 ये सब लोग उसके चारों ओर होंगे, इसलिए इसको सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी जो कि धातु से जुड़ा हुआ होगा, तो याद रखिएगा धातु से जुड़ा हुआ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होगा, परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा, उसको हम लोग जो है लिगैंड कहेंगे, और इसको हम लोग काउंटर आयन कहेंगे। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन होगा उसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं फ्रेंड्स। दूसरा बात, यहाँ पे ये जो 6 लिखा हुआ है इसका भी मैं मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या। ये क्या होता है? तो इस धातु परमाणु को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने लिगेंड्स हैं उनकी संख्या को ये दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकी संख्या को दर्शाता है, किसको? 6 को। तो 6 जो है NH3 की संख्या को दर्शाता है जो कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। इसी को उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे हम लोग लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। लिगेंड्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु या परमाणुओं के एक समूह होते हैं। अब जैसे यहाँ 2 उदाहरण मैंने दिया है, यहाँ पर है अमोनिया और फिर यहाँ पर है जल H2O। तो अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है। अब ये क्या करता है कि किसी धातु के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो ये लिगेंड का काम करता है, और लिगेंड का काम होता है फ्रेंड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करना, यानी कि इन युग्म इलेक्ट्रॉनों को दान करना।
अब देखिए किसी लिगैंड में दान करने वाला एक एटम हो सकता है या एक से अधिक एटम हो सकता है, उस आधार पे भी लिगैंड को बांटा जा सकता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये लोग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन भी जो है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये भी एक तरह का क्या हुआ, लिगैंड हुआ। तो याद रखिएगा हर वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग में दान कर सके किसको, धातु को, वो लोग क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये जो है लिगेंड्स आपके जो है उदासीन ही हो यानी न्यूट्रल हो, या सिर्फ माइनस चार्ज वाले हो या प्लस चार्ज वाले हो, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। याद रखिएगा लिगेंड्स पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। इस तरह से लिगेंड भी 3 तरह के होते हैं चार्ज के हिसाब से अगर देखें तो। और याद रखिएगा चूंकि ये लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइनस चार्ज दान करने वाले को हम लोग बेस या क्षार कहते हैं, और इस तरह से ये पूरी तरह से क्षार नहीं होते हैं, इसलिए इनको लेविस बेस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा लिगैंड्स जो होते हैं वो लेविस बेस होते हैं। आगे देखते हैं लिगेंड्स के प्रकार। तो आप देख सकते हैं लिगेंड्स जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, और लिगेंड्स को हम लोग शुद्ध हिंदी में संलग्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक दंती लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड्स, द्विदंती डाइडेंटेड, डाई की जगह सॉरी यहाँ बाईडेंटेड होना चाहिए, त्रिदंती ट्राइडेंटेड, चतुर्दंती टेट्राडेंटेड, पंचदंती पेंटाडेंटेड, और षटदंती हेक्साडेंटेड, और बहुदंती पॉलीडेंटेड। अब ये डेंटेड का मतलब क्या है, दंती का मतलब या डेंटेड का मतलब है यहाँ दान करने की क्षमता यानी दान देना। अब मोनोडेंटेड का मतलब ये लोग ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह होंगे जिसमें केवल और केवल एक ही दाता परमाणु होगा, एक साइड से ही क्या किया जा रहा होगा, एक ही एटम क्या कर रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर रहा होगा या दे रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए इसको मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड कहा गया। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा 4, इस तरह से जो है हम देख सकते हैं। चलिए डिटेल से देखते हैं। एक दंती लिगेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको 3 भाग में बांटा गया, उदासीन, ऋणायनिक और धनायनिक। उदासीन जो होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे कि आप जल और अमोनिया को देख सकते हैं। अमोनिया का सूत्र यहाँ पर है, इसमें केवल और केवल एक ही दाता परमाणु है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ देगा, इसलिए देखिए अमोनिया में दाता परमाणु जो है कौन है, नाइट्रोजन है, और इसका नाम क्या है, एमीन। यहाँ गौर से देखिए एमीन, यहाँ डबल एम है इसके नाम में। उसी तरह जल को यहाँ H2O नहीं बोलते हैं, यहाँ अक्वा बोला जाता है। उसमें दाता परमाणु कौन है, यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इसके पास ठीक है, भले ही इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये किसी एक को ही दान करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। और उसी तरह से नाइट्रोसिल देख सकते हैं, कार्बोनिल है, पिरिडीन है, इन सब में अगर हम लोग देखें कार्बोनिल में O है, नाइट्रोसिल में N है दाता परमाणु, और पिरिडीन में N है। उसी तरह कुछ ऋणायनिक वाले हैं जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इन सब पर माइनस चार्ज है, और इनमें जो दाता परमाणु है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। उसी तरह सियानाइड की बात करें तो सियानाइड थोड़ा सा एक अनूठा है। इसमें देखिए यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी एक मिनट, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ ही साथ नाइट्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इस पर भी एक चार्ज हो सकता है, और इसके पास भी एक इस साइड से भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचता है, और इस तरह से इस पर जो टोटल चार्ज अगर निकालेगा तो -1 चार्ज होता है। तो देखिए कार्बन भी दान कर सकता है, जब कार्बन डोनर साइड का काम करेगा तो कार्बन को लेंगे, जब नाइट्रोजन डोनर साइड का काम करेगा तो नाइट्रोजन को लेंगे। इस तरह बहुत सारे, इन सभी का नाम, ठीक है, इन सभी का सूत्र, इनका नाम, और इनमें डोनर एटम कौन होता है इस चीज को आप अच्छे से देख जाइएगा। कुछ धनायनिक भी होते हैं जैसे NO3+, Br+। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कैसे आएगा तो एक हिंट दे देता हूँ। जैसे आपसे पूछेगा कि नाइट्रोसोनियम आयन जो होता है वो कैसा लिगैंड है, ऋणायनिक, उदासीन, धनायनिक, ऐसे पूछ देगा, तो ये कैसा लिगैंड है, धनायनिक लिगैंड है, और इसमें दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। चलिए आगे आते हैं। द्विदंती लिगैंड की अगर हम बात करें तो इसी तरह द्विदंती लिगैंड में क्या होता है, 2 डोनर एटम होंगे, 2 दाता परमाणुओं की संख्या उनमें 2 होती है। जैसे यहाँ देखिए ऑक्जेलेट आयन को ले लीजिए या एथिलीन डाई एमीन को ले लीजिए, याद रखिए इनको शॉर्ट में इन और इनको शॉर्ट में ऑक्स करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2
दाता एटम है, जैसे इसमें ऑक्जेलेट में है ऑक्सीजन और यहाँ पे है नाइट्रोजन। अंतर बस यही है कि ये है उदासीन और ये है ऋणावेशित। तो इसका भी दो टाइप यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ऋणायनिक द्विदंती लिगेंड्स में ऑक्जेलेटो, सल्फेटो है और ग्लाइसिनेटो है। और उदासीन की अगर बात करें तो एथिलीन डाइएमीन। तो याद रखना है, ये वाला खासकर याद रखिएगा। एथिलीन डाइएमीन जो है वो एक उदासीन लिगेंड है और उसमें दो दाता परमाणु है और वो दोनों के दोनों कौन है? नाइट्रोजन है। आगे है त्रिदंती लिगेंड। त्रिदंती मतलब 3 डोनर साइट्स होंगे, इसमें 3 एटम्स होंगे जो डोनेट कर सकेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन युग्म को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसलिए इसका नाम है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। और इसको देखिए डाई इन करके लिखा जाता है, इसका नाम क्या है? डाई इन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग डाई इन, ठीक है, डाई इन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ जो ये त्रिदंती संलग्नी है उसका ये उदाहरण है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा डाई एथिलीन ट्राइएमीन किसका उदाहरण है? द्विदंती, एक दंती, त्रिदंती, किसका है जी? त्रिदंती का। आगे चलते हैं चतुर्दंती संलग्नी की अगर हम बात करें, टेट्राडेंटेट लिगेंड की, तो इसमें 4 दाता परमाणु होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस वाले को देखिए नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन 3 गो और एक नाइट्रोजन जो है दाता परमाणु का काम करेगा। यानी इसमें 2 तरह के दाता परमाणु है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले जो है 3 और नाइट्रोजन वाला जो है 1। 4 दाता परमाणु है यहाँ पर। एक ये लोन पेयर देगा, ये लोग माइनस चार्ज देते हैं। और याद रखिएगा एक माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें एक माइनस चार्ज जो है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के बराबर होता है। और उसी तरह उदासीन की अगर हम बात करें चतुर्दंती में, तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन ये है। पिछला वाला था ट्राइएमीन और ये है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। इसमें 4 जो है, तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं 4 है, यहाँ पर 4 डोनर साइट्स है, 4 तरह के परमाणु हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पंचदंती को देख लीजिए फ्रेंड्स। पंचदंती में एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ट्राई आयन, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट आयन। देखिए एसीटेट आयन किसको कहते हैं? ये पूरा का पूरा एक साथ एसीटेट आयन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एसीटेट आयन है, ये इसकी संख्या कितनी है? 3 है, 2 इधर है और 1 इधर है, इसलिए इसका देखिए नाम क्या है? ट्राई का मतलब 3 और एसीटेट आयन, 3 एसीटेट आयन है। उसको देखिए डाई का मतलब होता है 2 और 2 एमीन ग्रुप है। एमीन मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन भी हो, लेकिन नाइट्रोजन का तीनों साइड है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, डाइएमीन। और एथिलीन का मतलब इसको एथिलीन ग्रुप कहा जाता है, CH2 को। इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है। अब इसका इस तरह से नाम क्यों लिखा गया है कि एथिलीन जो है ये E से शुरू होगा, डाइएमीन जो है D से शुरू होता है, ट्राई एसीटेट जो है T से शुरू होता है। और अगर आप गौर से देखोगे ABCD में तो E पहले आता, यहाँ E जो है इसका नाम पहले आएगा, सॉरी एक मिनट, और यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका से है, ये ऑर्गेनिक वाला यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। अगर हम बात करें एथिलीन की, तो पहले एथिलीन का नाम दिया गया है, फिर डाइएमीन का नाम दिया गया है और फिर जो है ट्राई एसीटेट का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका नामकरण थोड़ा अलग तरीके से किया गया है, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। यहाँ जो ये नामकरण है IUPAC के हिसाब से नहीं है, यहाँ एक थोड़ा अलग तरह का नाम है, वो ऑर्गेनिक वाला नामकरण नहीं है। और यहाँ दाता परमाणु का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और ये फिर ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब जिस पर भी माइनस चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड का काम करता है। षटदंती संलग्नी की बात करें हेक्साडेंटेट की, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसमें 6 तरह के दाता परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 6 दाता परमाणु है। और इसका नाम लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर है
एथिलीन, देखिए एथिलीन ग्रुप, एथिलीन, डाइएमीन, दो एमीन ग्रुप, डाइएमीन, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब होता है 4 एसीटेट आयन, 1 2 3 और एक यहाँ 4। इसका नाम पड़ता है शॉर्ट में EDTA, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या नाम है इसका? EDTA, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सट जंत्री वाला। कैसे याद रखिएगा? तो ये साफ नजर आ रहा है, ई मतलब एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, EDTA टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये इस तरह से इसका शॉर्टकट नाम है EDTA। इसके नाम में ही फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, ठीक है। एथिलीन को बीच में रखा गया है, फिर उसके अगल बगल में है डाइएमीन और उसके बाद में है इसके चारों ओर एमीन के साइड से जुड़ा हुआ रहेगा टेट्रा एसीटेट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका नाम अगर याद है तो इसका आपका स्ट्रक्चर याद होगा, और स्ट्रक्चर है तो आप बड़ी आसानी से नाम लिख सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से याद रखना है। इसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 है, 2 तरह के दाता परमाणु है, सॉरी संख्या तो 6 है, लेकिन अगर टाइप की बात करें तो 2 तरह के, एक नाइट्रोजन के है और एक ऑक्सीजन के है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बहुदंती संलग्नी को देख लेते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? वे लोग 6 से ज़्यादा उनमें दाता परमाणु हो सकते हैं। तो जब कोई बहुदंती लिगैंड किसी धातु अथवा धातु आयन के साथ बंधित होकर चक्रीय संरचना वाला अणु बनाता है, तो ऐसे बहुदंती संलग्नी को, ऐसे यौगिक को हम लोग चिलेट कहते हैं। अब मान लेते हैं बहुदंती लिगैंड है, लेकिन वो दाता परमाणुओं के साथ ऐसे जुड़ रहा है, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऐसे जुड़ रहा है कि वो लोग एक रिंग का स्ट्रक्चर ले रहा है, तब हम लोग उसको जो है चिलेट कहते हैं। यहाँ चिलेट लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में आप देखिएगा चक, यहाँ CH को जो है क भी पढ़ा हुआ, किलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो चिलेटी लिगैंड का मतलब होता है वो लोग रिंग बनाते हैं, और इस प्रकार के लिगैंड को चिलेटी लिगैंड कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। कॉपर एक धातु है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। इससे जुड़ने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन है, यहाँ पर, ठीक है, डाइइन है, देख रहे हैं यहाँ पर 2 एमीन ग्रुप है और ये एथिलीन ग्रुप है। एथिलीन डाइएमीन है, एक इस साइड से है और एक इस साइड से है। तब यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यहाँ से ये लोन पेयर दिया, यहाँ से दिया, और इस तरह से आप जरा गौर से देखिए, ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं, क्लोज लूप, और ये एक क्लोज लूप बनाया कि नहीं बनाया। तो ऐसे चिलेट जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं दाता परमाणु सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ऐसे चिलेट को जो है हम लोग ऐसे लिगैंड को हम लोग चिलेटी लिगैंड कहते हैं। और चिलेट का प्रयोग जो है एक यहाँ पर याद रखिएगा, कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है, यानी कि हार्ड वाटर को उनको सॉफ्ट बनाने में चिलेट का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ लैंथेनाइड सीरीज जो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, लैंथेनाइड के पृथक्करण, गुणात्मक विश्लेषण और कुछ धातु आयनों के परीक्षण में भी चिलेट का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कठोर जल को मृदु बनाने में यूज किया जाता है। और उसके बाद ऑप्शंस देना शुरू कर देंगे। लैंथेनाइड के पृथक्करण, गुणात्मक विश्लेषण में यूज किया जाता है किसको? चिलेट को। और आगे है ब्रिजिंग चिलेट लिगैंड। ब्रिजिंग लिगैंड क्या होता है? नाम ही है ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल बनाना, सेतु बनाना, इसको सेतु लिगैंड भी कहते हैं। वैसा लिगैंड जो एक साथ 2 धातुओं से बंधित रहता है और एवं दोनों धातुओं के बीच एक ब्रिज का निर्माण करता है, ब्रिजिंग लिगैंड कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो क्लोरीन है, ये एक साथ 2 सेंट्रल मेटल एटम को जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ देखिए PD के साथ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब ये जुड़ा तो एक ब्रिज का काम किया, इन 2 धातुओं के बीच में ये एक सेतु का काम कर रहा है इस तरह से। इसलिए ऐसे लिगैंड को हम लोग सेतु लिगैंड या ब्रिजिंग लिगैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें इस उदाहरण की, जरा गौर से देखें, यहाँ कोबाल्ट और इस कोबाल्ट, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ अमोनिया जो है NH2 जो है यहाँ पर ये यहाँ पर एक काम कर रहा है, ठीक है। ये एमीन ग्रुप यहाँ पर है, तो इधर से एक नाइट्रोजन इधर को देता है और इधर से एक देता है, इधर से भी बॉन्ड बनाता है। तो यानी कहने के बाद 2 साइड से ये बॉन्ड बनाता है, तो ये एक तरह का अपने आप में सेतु का काम कर रहा है 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। इनको ब्रिजिंग लिगैंड कहेंगे। और अगला है टाइप, कुछ और अन्य टाइप भी है लिगैंड्स के। ये तो था
लिगेंड्स का टाइप दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पे। अब यहाँ पे एक और टाइप है जो सबसे अलग है, ये इस टाइप का नाम है उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। उभयदंती नाम ही है, उभय का मतलब होता है दो या द्वि, दो साइड से, ठीक है। उभय मतलब हमने कहा जैसे उभयचर, उभयचर मतलब जल में भी चलने वाला और स्थल पर भी चलने वाला, ठीक उसी तरह का है। तो वैसे लिगेंड जो कि एक संकुल में एक प्रकार के दाता परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं, परंतु जैसे ही वो दूसरा संकुल, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें भिन्न दाता परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये लोग एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी और साइड से कोई और एटम डोनेट कर रहा है और दूसरे कंपाउंड जब इनका बनेगा उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना है कॉम्प्लेक्स का, यहाँ कोबाल्ट को ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बना रहा है उससे, और यहाँ देखिए कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन बना रहा है। और ये आपको मालूम है ये NO2 और NO, इन दोनों में परमाणुओं की संख्या अगर देखें तो एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन है इन दोनों में ही, NO2 में भी इसमें भी। लेकिन यहाँ जो ये बॉन्ड बन रहा है ये O के जरिए बन रहा है और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो N के जरिए बन रहा है। तो इस तरह से जो है ऐसे लिगेंड को उभयदंती लिगेंड कहते हैं। और आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका कलर जिसमें नाइट्रोसो रहता है O के जरिए बॉन्ड बनेगा लाल बनाता है, और नाइट्रिटो ग्रुप में इसमें जो है नाइट्रोजन के जरिए बॉन्ड बनेगा उसका कलर पीला होता है। इससे भी काफी फर्क पड़ता है, देखिए क्रिस्टल पे। दूसरा अन्य उभयदंती लिगेंड की अगर हम उदाहरण देखें तो सियानाइड और आइसोसियानाइड है। सियानाइड में कार्बन के जरिए जब मेटल से जुड़ेगा तब इसको साइनो कहेंगे, और जब ये नाइट्रोजन के जरिए मेटल से जुड़ेगा तब हम इसको आइसोसियानो कहेंगे। और इस तरह से हमारा ये उभयदंती लिगेंड के साथ ही ये टॉपिक हमारा जो है समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद अब अगला वीडियो आप जरूर देखिए, आपको नोमेनक्लेचर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।